हिंदी अखबारों में खासकर रीजनल खबरों में ये लिखा होता है कि भाई शादी का झांसा देकर युवक ने गलत काम किया, लड़की के साथ उनका रेप किया। ये जो मुद्दा है ये कि सालों से अखबार में चला आ रहा है, रेप के चार्जेस वहाँ पर लग जाते हैं कि शादी का झांसा देकर। तो जब रिलेशनशिप में वहाँ पर दो लोग होते हैं तो वहाँ पर क्या ऐसा होता है कि साहब झांसा दे दिया, अगर शादी नहीं की तो वो झांसे में आता है? देखिए कमाल की बात यह है कि पहले ये सब मुकदमे रेप में आते थे, आईपीसी जब तक थी। बीएनएस जब से आया तब इसके लिए एक अलग सेक्शन बन गया, सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता का एक सेक्शन है बीएनएस 69। उसमें शादी का झांसा देकर या अपनी जो है ये गलत बताकर कि मैं कौन हूँ वो बताकर या किसी और वजह से लड़की को इंटाइस करना, उसके साथ सेक्स करना अपने आप में एक क्राइम हो गया, एक स्पेसिफिक क्राइम है जिसमें कि लड़की की कंसेंट है तब भी ये क्राइम है। अच्छा। मैं इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पे बैठे हैं तो मैं बता दूं, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रमोशन का झांसा देकर भी या एम्प्लॉयमेंट का झांसा देकर भी उसके साथ सेक्स किया है तो वो भी बीएनएस 69 की श्रेणी में आता है, उसमें 10 साल की सजा है। ओके। पर देखिए मेरा अब इसमें ये कहना है और आप इस बात को समझेंगे कि अगर आप सहज नहीं थे संबंध बनाने के लिए तो आप गए क्यों? ऐसा तो है नहीं कि लड़के ने आपको कोई जबरदस्ती की, आप अपनी मर्जी से गए, तो ये रेप कैसे हुआ? या शादी का झांसा देकर भी रेप कैसे हुआ? आप वेट करते। अगर आपके लिए अपनी पायसनेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो आप वेट करते, शादी होने देते। शादी का झांसा देकर रेप मेरे को समझ में नहीं आता। अभी से पहले जो है शिकायतें आती थी कि ये मेरे को होटल में ले गया, वहां पे मेरे से जबरदस्ती की और उसके बाद कहने लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और लगातार होता रहा। अरे वो होटल में आप अपनी मर्जी से गई थी, कोई उठा के 4 आदमी नहीं ले गए थे तुम्हें। आपने फोन नंबर दिया था जिससे बातचीत शुरू हुई थी, बातचीत में आपने फोटोग्राफ्स दी थी, उसके बाद ही आप गए थे। भैया आपने बार बार उसकी बात को यस किया तब आप गए और आपके साथ सेक्स, आपने अपनी कंसेंट से सेक्स किया। उसके बाद अगर आप दोनों के बीच में नहीं बनी, अगर आप दोनों के बीच में नहीं बनी तो सिर्फ पुरुष ही अत्याचारी क्यों? अगर महिला मना कर दे ऐसे ही केस में पुरुष को सेक्स करने के बाद तो महिला के ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं लगता। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर भी मैं जानना चाहूंगा कि भाई महिलाओं के ऊपर कोई मुकदमा नहीं? कोई मुकदमा नहीं है। अगर एक पुरुष और एक महिला ने सेक्स किया और महिला उसके बाद नकार देती है कि अब मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो महिला के ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगता, इसमें सिर्फ पुरुष पे ही मुकदमा लगता है। मतलब अगर कोई वहां पर आदमी जाता है पुलिस थाने में कंप्लेन, उसकी कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी, प्रोविजन ही नहीं है। सुनी क्या जाएगी? प्रोविजन ही नहीं है, पुलिस किस उसमें लेगी। और बीएनएस की बात करें तो अननेचुरल सेक्स जो पुरुषों के साथ होता है अगर, तो उसकी भी कोई धारा नहीं है। मतलब कि अगर किसी पुरुष के साथ गुदा मैथुन कोई जबरदस्ती कर ले, एनल सेक्स अगर कोई जबरदस्ती कर ले तो उसकी कोई धारा नहीं है। अगर किसी होमोसेक्सुअल ने दूसरे पुरुष के साथ अत्याचार किया है, दुष्कर्म किया है, तो उसके पास कोई प्रोविजन नहीं है कि वो जाके कोई रिकॉर्स ले सके लॉ में। तो आप कह रहे हैं बिल्कुल उल्टा है, जितनी पावर वहां पर दी गई यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। जो पावर थी थोड़ी बहुत 377 आईपीसी में, उसको निरस्त कर दिया गया है बीएनएस के अंदर। वो कोई पावर है ही नहीं जी। चूंकि हम ऑफिस सेटअप में बैठे हैं, आपने ऑफिस की भी चर्चा की, आपने प्रमोशन वाली बात कही कि प्रमोशन के झांसे में देकर अगर कुछ किया गया। ऑफिस में कई दफा होता है सर कि फॉर एग्जांपल कोई किसी को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, सामने वाला भी अब चूंकि एक ही ऑफिस में बैठा हुआ है तो उनसे डेली आमना सामना होता है तो बातचीत होती है। उसके बाद अगर एक दिन जाकर कोई कंप्लेन कर देता है तो वो गलत है या सही है कि मुझे लगातार इनडायरेक्ट गलत तरीके के मैसेजेस कर रहे हैं, कांटेक्ट कोशिश कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल गलत है। किसी को भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भी किसी की सहमति के बिना उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए टू बी इन द रिलेशनशिप। पर जो पॉश गाइडलाइंस है यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट केसेस के बारे में बात करते हैं तो मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे एचआर से भी मिलता हूँ। तो एक बड़ा ही एक बैंक से के एचआर हेड से मैं मिला था, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने आया। उसने मुझे बताया कि जब भी प्रमोशन का एक टाइम आता है उस समय सडनली जो है पोस्ट की कंप्लेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं। यानी कि जो भी अपने सबॉर्डिनेट को अच्छी रैंकिंग नहीं देता है उसके अगेंस्ट पोस्ट की कंप्लेंट होने की संभावनाएं होती हैं और इस तरह की कंप्लेंट्स अचानक बहुत बढ़ जाती हैं। मैं एक सरकारी दफ्तर में के हेड से मिला था जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ्स रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके महिला स्टाफ को ना रखा जाए क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जिसके साथ भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को कहें कि अब हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं और महिला स्टाफ हो तो वो सबसे पहला पोस्ट की कंप्लेंट करती है। फिर ऐसे तो सर वुमेन्स को जॉब ही नहीं दी जाएगी फिर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो? देखिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मंकीज पा आपने सुनी होगी, बंदर का पंजा, जिसमें कहते हैं कि वो बंदर का जो पंजा था वो उसमें जादुई ताकत थी। जो भी वो
आपकी इच्छाएं पूरी करता था, वो उसके लिए ट्विस्टेड थी, ठीक है ना। तो उसमें एक आदमी दुआ करता है कि मुझे मकान का कर्जा देने के लिए 10 लाख की ज़रूरत है, तो उसका बेटा मर जाता है और उसे 10 लाख रुपए इंश्योरेंस में मिलते हैं। उसकी इच्छा पूरी हुई, पर उसके लिए उसको जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत ही भयंकर थी। तो पोस्ट की वजह से ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पे छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे लोगों ने जेन्युइनली लड़कियों को रखना बंद कर दिया। अगर आप एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखेंगे तो जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग डरे हुए हैं, इंडस्ट्री डरी हुई है, वो महिलाओं को जॉब्स देना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग का खतरा बहुत बढ़ गया है। कॉर्पोरेट सेटअप में अगर बात की जाए तो सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेंस के लिए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, तो आप वो अगर मेंस को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, डूज एंड डोंट्स कोई डिफाइन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप अपने कुलीग के साथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। बट मेरा ये कहना है कि पुरुष को बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए किसी लड़की से अप्रोच करते हुए, या जिस तरह के अक्सर मैंने देखा है, और जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप लड़का लड़की मिलते हैं, तो वहाँ पे प्रेम प्रसंग भी होते हैं। और हर एक इंडस्ट्री में हमने ये देखा है कि सेम इंडस्ट्री के लोगों की शादियाँ भी होती हैं और अफेयर्स भी होते हैं। तो वहाँ पे पुरुषों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, बहुत देखभाल कर, सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अगर आप बाई चांस कल ब्रेकअप होता है तो वो आपका करियर में बहुत नुकसानदेह होगा। दूसरी बात, आपको कानूनी रूप से बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। इस पे इंटरेस्टिंग एक ट्वीट आया था, मैंने किसी लेडी का पढ़ा था, उसने लिखा था कि आजकल पुरुष जो है महिलाओं को भाव नहीं देते हैं कॉर्पोरेट सेटअप में, या वो उन्हें लिफ्ट नहीं देते हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी थी। तो बिल्कुल ये मंकीज पाव वाली बात है कि आपकी चीज़ें हुई, कुछ आपके फेवर में बातें हुई, पर उसका जो दुष्प्रभाव था कि अब आपको अकेलापन महसूस होता है। अगर बहुत सारे पुरुष हैं, वो एक अकेली महिला है या कम महिलाएं हैं, तो उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। इसी में अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल दें कि दो लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर पुरुषों के लिए अगर कुछ आप कहें कि भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी, कुछ सतर्क रहना है? देखिए, हमारे ना दहेज निरोधक कानून के अंदर, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर एक लिस्ट की बात हुई है कि जब जो भी स्त्री धन लिया जाएगा उसकी एक लिस्ट बनेगी। अच्छा, ठीक है, मेरे हिसाब से सबको बाय पर फोर्स ये लिस्ट बनानी चाहिए। दूसरा, हमारा हालांकि प्री नप्चुअल एग्रीमेंट हिंदुस्तान में बहुत हद तक, क्या होगा उसमें क्या स्त्री धन में पुरुष की तरफ से क्या दिया गया, महिला की तरफ से क्या दिया गया, उसकी एक लिस्ट बनती है जिसपे महिला और पुरुष यानी पति और पत्नी, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों और उनके पिता या कोई गार्जियन साइन करता है, जो कि एक लिस्ट होती है। क्योंकि अगर अक्सर आपने देखा होगा कि दहेज के मुकदमों में लिखा दिया जाता है कि मैंने 50 लाख की डॉवरी दी, 80 लाख की डॉवरी दी, 100 लाख की, 1 करोड़ की डॉवरी दी। तो वो जो एक लिस्ट बनी होगी तो उससे एक बात हो जाएगी कि एक्चुअली डॉवरी जो है या स्त्री धन जो है वो कितना है। वो लिस्ट मेजर केसेस में मिसिंग होती है, 100% केसेस में मिसिंग होती, कोई नहीं बनाता। आपको पता था इस तरह का एक प्रावधान है? बिल्कुल नहीं। जब आपको पता ही नहीं था तो कब बनाओगे? बिल्कुल मिसिंग होती है, 100% केसेस में मिसिंग होती है। मतलब अगर आप कह रहे हैं ये आप बना लेंगे तो आप तो काफी हद तक, कुछ कम से कम एक हद तक कि जी दहेज के क्या आइटम्स थे वो रिटर्न करने हैं, उसमें बहुत बड़ी मदद होगी। दूसरी बात, प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि खासतौर पे अगर आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं तो उसमें सारे डिस्क्लोजर्स होने चाहिए कि, क्योंकि बहुत से मुकदमों में ये भी आता है कि हमसे ये बात छुपाकर शादी की गई, हमसे ये छुपाया गया। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको प्लीज़ उजागर करें उसमें। अगर आपके परिवार पे कोई केसेस चल रहे हैं तो उनको मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है बाद में कि ये छुपा के शादी। बिल्कुल सर, अब एक ऐसे केस पर चर्चा कर लेते हैं जिस केस को मतलब शायद हर किसी ने हाईलाइट किया। अतुल सुभाष का जो केस आया, वहाँ पर शादी हो गई, शादी के बाद एक मेंटल टॉर्चर एक पति को वहाँ पर अगर किया जा रहा है, लाइक वो उनसे हो रहा है, उनकी फैमिली से हो रहा है, कोई राइट है हमारे पास कि उस मेंटल टॉर्चर को हम रोक सके, कानून की कोई मदद हम ले सके वहाँ पर? देखिए, मेंटल टॉर्चर जो है उसको रोकने के लिए आपको ही मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने अपने खुद भी यही भुगता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, यू कैन गो थ्रू इट। बट अगर आप मेंटली वीक हैं, अगर आप कहीं ना कहीं टूट जाते हैं तो चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। अतुल सुभाष के केस में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, जो कि बहुत ही दुखदाई है, कि उसको जज के नाम पे, या जज ने भी जो उसके एलिगेशन हैं
उससे पैसे की डिमांड की उसके पक्ष में फैसला देने के लिए, और वो भी डिमांड जो थी वो ये नहीं थी कि उसके पक्ष में पूरा फैसला दे दिया जाएगा। वो डिमांड थी कि लड़की ने जो 3 करोड़ या 5 करोड़ की डिमांड की थी उसको नेगोशिएट करके कम करा दिया जाएगा। उससे 5 या 6 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जो बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि हम सब देखते हैं न्यायपालिका की तरफ की, और कहीं हो ना हो देर सवेर से हमें न्याय तो मिलेगा, पर अगर जज ही करप्ट हो जाएं, न्यायाधीश ही करप्ट हो जाएं, तो फिर न्याय की उम्मीद कहाँ से की फिर जा आपको ऐसा सकती नहीं है? लगता कि मेल्स के लिए कानून इतने वीक हैं कि जज भी प्रेशर में होते हैं? जज प्रेशर में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जजेस की प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करती है कि उन्होंने कितने डिसीजन दिए। CAW सेल में प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करती है कि उन्होंने कितने मुकदमे FIR होने से रोके। तो जजेस के ऊपर भी प्रेशर होता है, पुलिस ऑफिसर्स पे भी प्रेशर होता है, और एक ही पक्ष को दबाया जा सकता है जो कि है पुरुष। बिल्कुल। इतने कानून बने तो इन कानूनों का बर्डन कौन ढो रहा है? पुरुष ही ढो रहे हैं। लड़के को कहा जाता है कि अब मुकदमे जो है सालों साल चलेंगे। अगर लड़का, और ये मैंने कोर्टों में बहुत से लोगों ने आके बताया है कि मजिस्ट्रेट उनके ऊपर दबाव बना रहा था कि ये सेटलमेंट कर लो, अगर वो सेटलमेंट नहीं करते हैं तो एक लंबी चौड़ी मेंटेनेंस बांध दी जाती है उनके ऊपर। तो इस तरह के बहुत से पुरुषों की कंप्लेंट्स है, पर कुछ नहीं किया जा सकता। कोर्ट्स के ऊपर जहां उनकी प्रमोशन इस बात पे डिपेंडेंट है कि उन्होंने कितने मुकदमे जो हैं सेटल किए। अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो, और उसमें अगर लड़के पे ही दबाव बनाया जा रहा है कि तुम सेटलमेंट कर लो वरना तुम्हारी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बांध दी जाएगी, तो ये तो मुझे लगता है कि कानून का दुरुपयोग, न्यायपालिका का दुरुपयोग दोनों ही है। और मैं इस बात को लेके बहुत से लोगों से मिला हूँ, जजेस से भी कभी कभार इंटरेक्शन हुई है, मीडिएटर से मिले हैं। वो कहते हैं जी जो जिस तरह से सेटलमेंट हो सकता है हम तो उसी तरह से ही सेटलमेंट करें।